हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान का जो भारत का प्राचीन इतिहास देख रहे थे हम लोग। इसमें पार्ट 1 से पार्ट 5 वीडियो तक देख चुके थे। आज हम लोग का पार्ट 6 वीडियो है। जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग ज़रूर मेरे चैनल पे विजिट करके देख लीजिए। और इसका प्लेलिस्ट भी बन गया है, सभी विषय का अलग अलग प्लेलिस्ट बन गया है। और ये जो प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है इसका भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जा कर के सभी वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग देखेंगे ब्राह्मण साम्राज्य और इसके साथ साथ और भी टॉपिक्स हैं। भारत के यवन राज्य, शक, कुषाण, संगम युग, गुप्त साम्राज्य, यहाँ तक आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। और ये जो भी वीडियो बन रहा है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में हम लोग देखते हैं। शुंग एवं कन्नौ राजवंश, पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। नेक्स्ट देखते हैं शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। नेक्स्ट पॉइंट है पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट हम लोग। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। नेक्स्ट है शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कन्नौ वंश की स्थापना की। कन्नौ वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सातवाहन राजवंश, इसके बारे में देखते हैं। शिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन यानी आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान, जो कि गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित की। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे शिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजस्वी यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे। हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाढ़ ने बृहद कथा नामक पुस्तकों की रचना की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सातवाहन ने चांदी, तांबे, सीसा, सर्वाधिक पोटीन और कांसा की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। नेक्स्ट देखते हैं भूमि दान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नाना घाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेघ यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, यानी कि ये मातृशतात्मक थी, जैसे गौतमीपुत्र, वशिष्ठीपुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक यानी पितृशतात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौल्मीक को सौंपा। गौल्मीक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में देखते हैं। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ हैं कारले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। आइए हम लोग नोट में देख लेते हैं। नोट में दिया है सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया है, यानी सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु यानी पुल का काम किया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चेदी राजवंश कलिंग। ये यहाँ पे चेदी लिखा हुआ है।
इसमें देखते हैं हम लोग अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। यहाँ जो है नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर भारत के यवन राज्य। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें है भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है इस प्रकार से है। देखिए भारत पर जो आक्रमण किए थे विदेशी आक्रमणकारी, वो पहले हिंद यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव भी कहीं लिखा रहता है, उसके बाद कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अछूत बनाए रखा। एंटियोकस II के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसने अपने प्रांत स्वतंत्र हो गए। उसके अब अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। नेक्स्ट देखते हैं बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस II, यूथिडेमस, डेमीट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइडस, एंटी आल्किडस तथा हर्मिक्स। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमीट्रियस ने किया। नेक्स्ट है इसी में इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व हुआ। इसकी राजधानी साकल आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मिनांडर ने नागसेन यानी नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए, जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। नोट में हम लोग देखते हैं। नोट में है यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूँकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 18 में है शक। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थीं और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। नेक्स्ट है प्रथम शक का राजा मोवा था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक शक्तिशाली, अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें शकों
की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। मित्रों, जिन किसी को अगर मेरा वीडियो स्पीड लगता हो वो लोग स्लो करके देखेंगे, जिनको स्लो लगता है वो लोग स्पीड बढ़ा करके देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट पॉइंट है, शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा निर्मित का जीर्णोद्धार किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। भारत में शक राजा अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। नेक्स्ट देखते हैं, पार्थियाई या पहलव। नेक्स्ट देखते हैं, पार्थियाई या पहलव। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडोफर्निर्स था। इसी के शासन काल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। नोट में देखते हैं, पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कुषाण वंश के बारे में देखते हैं हम लोग। पहलव के बाद कुषाण आए, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बंट गया था। उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इनकी राजधानी फिरोजपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाया। नेक्स्ट देखते हैं, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यह शक संवत कुषाण वंश द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन यानी कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। नेक्स्ट देखते हैं, कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। नोट में देखते हैं, चीनी जनरल पेन चौवा ने कनिष्क को हराया था। नेक्स्ट पॉइंट है, आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। नोट में देखते हैं, कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। नेक्स्ट है, कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। नेक्स्ट पॉइंट है, महाविभाष सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत एवं संघरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। नोट में देख लेते हैं, कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। कुषाण राजा क्या कहलाते थे? देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नोट में देख लेते हैं हम लोग। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ।
नेक्स्ट है संगम युग। संगम युग के बारे में हम लोग देखते हैं। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। पहला है पत्थु पातु, दूसरा है इथु थोकै तथा पादीनेन किल्लकनकु। ये है 3 उपलब्ध जो है साहित्य संगम का विभाजन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसमें है स्थान अध्यक्ष संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ। प्रथम संगम जो मदुरा में हुआ ये 4440 वर्ष पूर्व समुद्र में विलीन हो चुका है। अब इसका अध्यक्ष थे अगस्त्य और संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ अक्टियम, परिपदाल, मदुनारे ये था और मुदुकुरुकु तथा कलारी आविरय कोई भी इनमें उपलब्ध नहीं है। अब इसका जो है विलुप्त हो गया है, विलीन हो गया है। नेक्स्ट है दूसरा संगम जो स्थान कपाटपुरम में हुआ था और ये 3700 ईसा पूर्व में हुआ था और इसके अध्यक्ष से अगस्त्य। तोलकापियम तमिल व्याकरण रचनाकार तोलकापियर ने इस ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट है तीसरा संगम मदुरा जो 1850 वर्ष पूर्व हुआ था। नकीरर, नेदुनथौकै, कुरुनथौकै, नत्रिनई ये जो है ग्रंथ था। और भी यह ग्रंथ इसमें देखते हैं हम लोग एनकुरु, भूरु, परिपादल, कुथु, वरी, पेरिसय तथा सित्रिसय आदि। नोट में देख लेते हैं। कवियों और विद्वानों के परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शती के प्रथम में शैव संत नायनार तिरुनाबुक रसु अपार ने किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। इलंगोकृत शिल्पाधिकारम पायलों का गीत एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग हैं जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पट्टनम के कोवलन, उसकी पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतलय सतनार ने मणिमेकलय की रचना की। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है जिसमें इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिमेकलय जो कोलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दिंगनाथ 5वीं शती की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुतक देवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुतक देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है तोल्कापियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई। इनमें तिरुवल्लुवर की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट नोट में देखते हैं। रामकथा के अनेक तमिल संस्करण हैं जिनमें सबसे प्रसिद्ध कंबन की इरामावतारम है। नेक्स्ट देखते हैं। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अकम और पूरम। नेक्स्ट देखते हैं। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है जबकि पूरम काव्यों का विषय युद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेशों के 3
राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी बेलारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। नेक्स्ट है करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसे ब्राह्मण धर्म का राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पुहार पतन का निर्माण इसी के समय हुआ। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरुनानुपादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाती है तो क्षमा करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए उदयनजीरल लगभग 130 ईस्वी में, नेंदुजीरल आदन 155 ईस्वी में एवं सेनगुट्टू वन 180 ईस्वी में। सेनगुट्टू वन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसने पतिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। नेक्स्ट है संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा में थी। पांड्य राजाओं में नेंडुजेलियन लगभग 210 ईस्वी में सबसे शक्तिशाली था। नेक्स्ट देखते हैं संगम युग में मंत्रियों को अमाईचान या अमाईचार कहा जाता था। नेक्स्ट है राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नालवय कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। भूमि कर नगद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का 6ठा भाग होता था किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं सेना चतुरंगिनी होती थी जिसमें अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नागड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीर गति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। नेक्स्ट है संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सूरा पीते थे। नेक्स्ट देखते हैं ब्राह्मण के पश्चात संगम युगीन समाज में वेल्लार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा गया है। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। कुछ बॉक्स में दिया हुआ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। संगम कालीन कुछ अन्य वर्ग पुलयन दस्तकारों का एक वर्ग जो रस्सी तथा पशु चर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करते थे। नेक्स्ट है एनियर शिकारियों की एक जाति थी। मलवर लूटपाट करने वाली जाति थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है तोल्कापियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों ब्रह्मा, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा पैशाच का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी जिसे पंचतीनय कहा गया है। एक पक्षीय प्रणय को कैंकिनय व अनुचित प्रणय को पेरुंदिनय कहा गया है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं नर्तकियों और गायकों के दल धूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पानर और विडेलियर कहा गया है। तमिल साहित्य में मछेलियर तथा ओवैयर जैसी कवित्रियों की चर्चा
हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षिता होती थी। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवे नाविकों को सही दिशा का बोध कराते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाज़ों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगल अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था। इनकी भी पूजा होती थी। प्रायः युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में किसानों को वेल्लार तथा उनके प्रमुख को वेल्लीर कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं मुख्यतः खेती कार्य किया करती थी। इन्हें कडेसीवर कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संगम कला में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनकी सुविकसित वस्त्र उद्योग था। पांड्य राज्य में कोरकई, शालियूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोरकई मोती खजाने का प्रमुख पतन था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। यहाँ मनकों के निर्माण का कारखाना भी था। पेरिप्लस में अरिकमेडु को पेडोक कहा गया है। नोट में देख लेते हैं। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ में सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्राह्मण्य हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म का स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता था तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उसका अस्त्र बर्छा था। कुरुवस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका गुप्त साम्राज्य। इसके बारे में देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी हुआ। नेक्स्ट है गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसके लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है आप लोग इसमें देख लेंगे। इसने अश्वमेधकर्ता विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान करके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। नोट में देखते हैं। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। शाब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जयिनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। नेक्स्ट है। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा जाता
कहा गया है। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरी, छपनक, फलित, ज्योतिष के विद्वान, अमर सिंह, कोशकार, शंकु वास्तुकार, वेताल भट्ट, घटकरपर, वराह मिहिर, खगोल विज्ञानी एवं बररुचि जैसे विद्वान थे। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का सांधी विग्रहिक सचिव वीरसेन शैव मतावलंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय, मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त 415 से 454 ईस्वी हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये कुमारगुप्त ने की। कुमारगुप्त प्रथम उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। इस एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। नेक्स्ट है भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुख्य ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। नेक्स्ट है ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट, भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात्, श्रम, विष्टि राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था, इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी टैक्स भी कहा जाता था। नेक्स्ट है आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। पहला क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहते थे। वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहते थे। चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि को कहते थे सील। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसे सील कहते थे। अप्रहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे अप्रहत कहते थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर देखते हैं। मंदिर है और स्थान, विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में, शिव मंदिर भुमरा नागौधा मध्य प्रदेश में, पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में, दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में, शिव मंदिर खोह नागौद मध्य प्रदेश में, भीतरगांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में ईंटों द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। नेक्स्ट है कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। नेक्स्ट है विंध्य जंगल में शबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गुप्त काल में
वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णुगुप्त का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। नेक्स्ट है गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को पंचतंत्र जो संस्कृत में लिखा हुआ है को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला है मित्र भेद, दूसरा है मित्र लाभ, तीसरा है संधि विग्रह और चौथा है लब्ध प्रनाश और पांचवा है अपरीक्षाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। नेक्स्ट पॉइंट है। वराह मिहिर ने बृहद संहिता, पंच सिद्धांत, बृहजाक और लघु जातक की रचना की। बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गुप्त काल में पलकानव ने पशु चिकित्सा पर हस्तयाय या आयुर्वेद लिखा है। नेक्स्ट है। नवीनतकम की रचना गुप्त काल में की गई है। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियाँ दी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था। नेक्स्ट है। यज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया। नेक्स्ट है। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृक्ष कटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है। अब हमारा वीडियो बहुत जल्द समाप्त होने वाला है 1 मिनट के अंदर। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम की कथा प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। ऐसी दूसरी रचना भगवत गीता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नोट में देख लेते हैं। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। आज हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए, पूरी तरह से देखिए और सभी वीडियो को देखिए। और इन सभी वीडियो को मिलाकर मैं एक प्राचीन भारत के इतिहास का मास्टर वीडियो बना दूंगा, दादा वीडियो, उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।